हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो कुछ बच्चों ने मैसेज मेरे पास किया है कि सर अभी प्रैक्टिस सेट मत करवाइए, अभी सिलेबस मेरा करवा दीजिए। तो मैंने कुछ विचार किया, तो आप लोगों के लिए कुछ समय मतलब 30 केवल 30 दिनों में आपके जो भी केमिस्ट्री है, जो भी रसायन विज्ञान कक्षा 12 यूपी बोर्ड की है, वो कंप्लीट करवाऊंगा 30 दिनों में। वही प्रश्न करवाऊंगा जो यूपी बोर्ड में आएंगे, ठीक है। इसलिए ये 30 दिन मेरे साथ बने रहिए। जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो भी बने रहिए, उनका अच्छा सा रिवीजन हो जाएगा। और जो बच्चे इधर उधर पढ़ते रहे हैं, उन्हें थोड़ी कंफ्यूजन है, तो वो मेरे साथ जुड़ जाइए आज ही से, जिससे कि मैं आप लोगों की अच्छी तैयारी करवा सकूं इन 30 दिनों में। बाकी 2 महीने मैं प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। अभी प्रैक्टिस सेट मैं छोड़ रहा हूँ सिर्फ 30 दिनों के लिए। अभी मैं सिलेबस लेके आ रहा हूँ, ठीक है। इसलिए इस सिलेबस में सभी बच्चे बने रहें, और उम्मीद करता हूँ यहीं से सारे प्रश्न आएंगे। इसलिए मेरे साथ सभी बच्चे जुड़ जाइए आगे आगे 30 दिनों तक। फिर आगे 2 महीनों तक और आप लोगों को जुड़ना है, क्योंकि उनमें मैं प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूँ। यकीन माने पेपर यहीं से आएगा, ठीक है। तो पहला चैप्टर आपका है बिलियन। पहला चैप्टर आपका क्या है? बिलियन, ठीक है। देख पा रहे हैं कि पहला लेसन लिखा हुआ है बिलियन। इसमें मैंने कुछ मेन पॉइंट्स लिखे हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। बिलियन चैप्टर से जो भी 8 से 9 नंबर का जो आएगा, या 10 नंबर का भी आ सकता है, क्योंकि बिलियन बड़ा पार्ट है। अगर बात करें तो बिलियन बहुत बड़ा पार्ट है। तो इसमें मैंने कुछ खास पॉइंट्स लिख रखे हैं, यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए इन पॉइंट्स को अच्छे से समझ लेते हैं पहले, इसके बाद मैं एक एक करके पॉइंट को आपको समझाने का प्रयास करूँगा और उन्हें डीपली आपके दिमाग में डाल दूंगा, ठीक है। देखता हूँ, पहले तो हमें बिलियन के बारे में ही समझना है कि आखिर बिलियन क्या होता है, ठीक है। वैसे तो बिलियन आप लोग 6 से लेकर 8, 6, 7, 8 आज बिलियन पढ़ते हैं। जो भी बच्चा साइंस अगर सिलेबस है तो उसमें बिलियन जरूर दिया होगा। फिर अगला है संतृप्त और असंतृप्त बिलियन। इसके बारे में मैंने प्रैक्टिस सेट में करवाया था, ठीक है। फिर भी हमसे दोबारा से अपनी भाषा में फिर रिपीट करवाऊंगा। फिर अति संतृप्त बिलियन। अति संतृप्त बिलियन, देख पा रहे हैं कि ये दोनों प्रश्न संतृप्त और असंतृप्त एंड ये अति संतृप्त बिलियन, ये तीनों बिलियन बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इसलिए मैंने इन बिलियन को लिया। वैसे बिलियन बहुत से होते हैं, लेकिन मैंने सबको छोड़ दिया। इन तीनों को इसलिए कि ये परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी सब तो बेकार है। ठोस विलीन क्या है, द्रव विलीन क्या है, ये सारे परीक्षा का बेतुके क्वेश्चन है, ये नहीं आते हैं, ठीक है। अगर फिर भी मैं इनके बारे में चर्चा कर दूंगा। फिर आपका चौथा हेडिंग है द्रव्यमान प्रतिशतता। द्रव्यमान प्रतिशतता के बारे में कई बार रिपीट हुआ है, इससे संबंधित सवाल को भी पूछा गया है, ठीक है। तो इसलिए परिभाषा विद सवाल के साथ मैं इसे अच्छी डीपली में समझाने वाला हूँ। अगली हेडिंग है 5वीं आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रतिशतता कितनी खास नहीं, लेकिन लगभग करके कई बार इसे भी पूछा गया, इसके सवाल पूछे गए हैं, इसलिए इसको परिभाषा प्लस इसके सवाल को भी सूत्र के साथ में बताने वाला हूँ। फिर अगली हेडिंग बताएंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। इसे तो पेपर में कई बार रिपीट किया हुआ है, तो इसलिए इसको भी हम अच्छे डीपली आप लोगों को समझाने वाला हूँ। फिर IMP नंबर 7 हेडिंग है मोलरता। मोलरता हम अगर बात करें तो यूपी बोर्ड ने 7 जो बनाता, कहीं ना कहीं मोलरता जरूर देखने को मिलती है। हो सकता है अगले एग्जाम में तुम्हें देखने को मिल जाए मोलरता, ठीक है। इसलिए मोलरता को बहुत ही डीपली से आपको समझना है। साथ में मोलरता का एक जैसा मोललता भी है, मोललता। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक ही जैसा है, 19-20 का फर्क है। दोनों एक ही बात बताने का प्रयास कर रहे हैं, एक ही जैसे अपना फार्मूला दे रहे हैं, एक ही जैसे अपने सवाल को लगवा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं मोल प्रभाज, या इसे मोल अंश के भी नाम से जानते हैं, मोल प्रभाज या मोल अंश। नंबर 10 हेडिंग नहीं लिखी, कोई बात नहीं, थोड़ी मिस्टेक हो गई। तो मोल अंश, ये अगर बात करें, हमने प्रैक्टिस सेट में से सवाल करवाया था, ये 9 नंबर मोल प्रभाज या मोल अंश। यहाँ से एक प्रश्न जरूर आएगा, कम से कम एक प्रश्न जरूर आए, अधिक से अधिक 2-3 नंबर का भी आ जाता है। मोल प्रभाज पूछा तो 3 नंबर का, मोलों की संख्या पूछ सकता है यहाँ के इससे अंदर। तो ये मान चलो यहाँ से पेपर आने वाला होता है। यहाँ से अगर प्रश्न ना बना तो समझो पेपर बेकार, यहाँ से प्रश्न हर बार बन रहा है। अगला प्रश्न बनेगा 11 नंबर हेडिंग की,
गैसों की द्रवों में विलेयता, गैसों की द्रवों में विलेयता, कि जो गैसें हैं वो द्रवों में किस प्रकार से विलय हो सकती हैं। बताइए कि द्रवों में गैसें किस प्रकार, जैसे कि अगर मान लीजिए पानी आप लोग गर्म कर रहे हैं, पानी से जो भाप बनकर गैस निकल रही है, अब उसको किस प्रकार से बताओ रोक सकते हो पानी में, भाई वो तो निकल रही है। तो एक प्रेशर देंगे आप, जैसे कि अब प्लेट रख दी, अब प्लेट को भी वो गैस हटाने का प्रयास करिए, तो एक प्रेशर दे देंगे या कोई उसमें वजन रख देंगे कि अच्छा सा प्रेशर देंगे, तो वो गैस उस पानी में रुक जाएगी, वो उसके साथ घुलती रहेगी। तो इस प्रकार से गैसों में विलेयता हो सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम समझने का प्रयास। फिर है हेनरी का नियम और उसकी सीमाएं, और सीमाएं के साथ साथ इसके अनुप्रयोग भी हम समझ लेंगे, क्योंकि एक बार अनुप्रयोग भी एग्जाम में पूछा गया है हेनरी के नियम का। फिर अगला प्रश्न बनेगा वाष्प दाब। वाष्प दाब अगर हम बात करें, फिर वही बात हम अगर बात करें कि जैसे वाष्प निकल रही है किसी से, और किसी से तुमने अपने प्लेट से एक प्रेशर दे दिया, तो वाष्प जो निकले उस पर तुमने दाब दे दिया, और दाब देने को वही हम क्या कहेंगे, वाष्प दाब, ठीक है। समझने की बात है। वाष्प दाब में अवनमन, अगर वाष्प किसी से निकल रही है, मानी पानी गर्म हो रहा है, अब वाष्प निकलती है, उसमें कमी कर दे, अरे अचानक से कोई अविलेय पदार्थ मिला, जैसे हमने चलो चाय बन रही, बहुत चाय बन रही, तो चाय में बहुत सारी वाष्प निकल रही है, तो तुमने क्या उसमें दूध डाल दिया, तो वाष्प कम हो जाती, तो यही वाष्प दाब का अवनमन होता है, ठीक है। इतनी इजी सी बात हम तुमको अच्छे अच्छे एग्जाम्पल से केमिस्ट्री को समझा दूंगा, ठीक है। फिर है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम में उन्होंने दो नियम दिए थे, आदर्श विलयन, एक अनादर्श विलयन। इनके माध्यम से उनके राउल्ट ने एक नियम भी दिया था, उसके माध्यम से हम वो समझाने वाला हूँ, ठीक है। फिर देख राउल्ट के नियम ने बताया आदर्श और अनादर्श विलयन भी इसमें पढ़ाने वाला हूँ मैं, कि ये राउल्ट के नियम में ही आता है। इसके बाद करें अणुसंख्य गुणधर्म। तो अणुसंख्य गुणधर्म को डीपली समझाने वाले हैं, इसलिए साथ बने रहिए। अणुसंख्य गुणधर्म परीक्षा में कई बार रिपीट हुआ है, अणुसंख्य गुणधर्म परीक्षा में कई बार रिपीट हुआ है, ठीक है। परासरण दाब और प्रतिलोम परासरण, ये शायद परीक्षा में पिछली बार आया था। प्रतिलोम परासरण को कई बार रिपीट किया है। उम्मीद करता है परासरण दाब इस बार रिपीट होने वाला है, तो दोनों को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। परासरण दाब क्या होता है, जैसे अगर हम परासरण दाब की बात करें, जैसे अगर मैं दो टैंक लेता हूँ, एक इधर टैंक रख दिया, एक इधर टैंक रख दिया, दोनों टैंक के बीच में एक नली लगा देता हूँ, ठीक है। एक में विलेय भर देता हूँ, एक में विलायक भर देता हूँ। विलेय विलायक कंफ्यूजन मत हो, विलेय विलायक को मैं विलीन में ही बताने वाला हूँ। एक में विलेय भर देता हूँ, एक में विलायक भर देता हूँ, ठीक है। एक में या बोल सकते हैं एक में सांद्र विलीन भर देता है, एक में तनु विलीन भर देता हूँ। तो एक में हम चल सांद्र विलीन की तरफ मैं क्या करता हूँ, एक प्रेशर जैसे पंप लगा देते हैं, ठीक है। तो ये जो विलायक के जो कण होते हैं वो जो नली बीच में लगी होती है उसके माध्यम से विलेय की तरफ सांद्र विलीन की तरफ भागते रहते हैं। अब जब भागते रहते हैं तो हम क्या करें, जो पंप लगी होती है तो उसमें प्रेशर देते हैं, खींच के प्रेशर देते हैं, तो वो जो विलायक के कण इधर भाग रहे होते हैं वो इधर वापस होते हैं। अब वापस होना ही ये परासरण है, क्या है, कहाँ लगा, परासरण दाब कहलाएगा, मतलब ठीक है। रिटर्न होना ही ये परासरण दाब होगा। जब एक दाब देते हैं तो उसके विलायक के कण फिर रिटर्न होते हैं अपने अपने एरिया में, तो ये परासरण दाब कहलाता है, ठीक है। तो परासरण कर रहे होते विलायक कण, और उसमें प्रेशर एक दे देते दूसरे टैंक में, तो वो टैंक में जब प्रेशर जाता तो विलायक कण रिटर्न होते, रिटर्न होना ही परासरण दाब कहलाता है। प्रतिलोम का मतलब उल्टा होता है उसका, ठीक है। बांठ-हाफ गुणांक, बांठ-हाफ गुणांक को हम अच्छे एक समीकरण के माध्यम से, सूत्र के माध्यम से समझा दूंगा, जो आपको इजली से याद हो जाएगा। फिर है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। आपेक्षिक अवनमन, अवनमन मतलब देखो उन्नयन, उन्नयन और अवनमन। अवनमन मतलब होता है कमी, किसी चीज में कमी हो जाना, ठीक है। और उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि हो जाना, किसी चीज में वृद्धि हो जाना। तो इतनी बात अगर समझ जाओगे तो आप वहां तो कुछ ना कुछ लिखे जरूर आओगे। अब जब इसी नहीं समझ पा रहे कि आखिर ये क्या है, तब आप लोगों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जरूर होने वाली है। तो ठीक है, आप सब लोग अच्छे से समझ लीजिए, ये आपकी हेडिंगें हैं और इन हेडिंगों के माध्यम से ही मैं पढ़ाने वाला। हो सकता है मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इधर उधर पढ़ा दूँ, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने पार्ट से अच्छी अच्छी हेडिंग निकाल के हमने याद रखी कि, और मैं अगली हेडिंग क्या लाऊंगा, इसके बाद क्या लाऊंगा, हो सकता है इधर उधर हो जाए, लेकिन ये मान लीजिए ये सारी हेडिंगें मैं पढ़ाने वाला हूँ, और इन्हीं हेडिंगों में से आपका एग्जाम में आएगा। इनसे कई सारे सवाल भी होते हैं, और ये यकीन मानिए 30 दिन, इन 30 दिनों में केमिस्ट्री कंप्लीट करके देखो, भले ही मेरे को 3-3 4-4 घंटा लगातार क्यों ना पढ़ाना पड़े आपको, तो मेरे साथ बने रहिए, जिससे कि, और हाँ थोड़ा सपोर्ट कीजिए, लगातार आप वीडियो देखिए, जिससे कि आप मेरा भी कंप्लीट हो जाए, और जो मैं अपना टारगेट एक बना रखा हूँ
यूट्यूब पर, वो भी मेरा कंप्लीट हो जाए। लेकिन तैयारी मैं एक अच्छी कराने वाला हूँ उस पर, ठीक है, इसलिए मेरे साथ बने रहिए। तो पहली हेडिंग आप देख पा रहे हैं बिलियन, पहली हेडिंग देख पा रहे हैं बिलियन। तो सभी लोग आप लोग बिलियन हेडिंग डाल लीजिए। तो सभी लोग जल्दी से बिलियन हेडिंग डाल लीजिए। इसके बाद हम बिलियन के बारे में पढ़ते हैं। बिलियन, चलो हम पहले से इरेज करते हैं, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। इधर से इरेज कर दूँ। तो सबने हेडिंग डाली बिलियन मतलब सॉल्यूशन। चलो ठीक है, बिलियन की बात पहले हम समझ लेते हैं क्या आखिर बिलियन क्या होता है। देखो, जब दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को जब दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहेंगे, बिलियन। मतलब हमें दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ ऐसे ले रहे हैं कि उनका जो घोल तैयार करूं वो एक समान हो जाए, बिल्कुल हमें ये ना लगे कि उसके अंदर क्या है या क्या नहीं, मतलब एक हो जाए, तो वो परफेक्ट बिलियन कहलाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, एक से परिभाषा बन लिख लें, दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। तो समांगी मिश्रण लेना है, तब परफेक्ट बिलियन होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, चीनी प्लस पानी, तो ये आपका परफेक्ट बिलियन होगा। अगर हम बात करें चीनी प्लस नमक प्लस पानी, इससे के मिश्रण को भी आप बिलियन बोल सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे, आपने ऐसे पदार्थ लिए जो समांगी तौर पर पूरी तरह घुल गए, तो ये परफेक्ट बिलियन कहलाया है। ठीक है, इस प्रकार से आप बता सकते हैं। अब इसमें चीनी और पानी और नमक या वो, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं चीनी हमारा बिलियन में क्या काम करते हैं। जो चीनी होती है तो वो बिलियन में विलेय का काम करती है। चीनी हो या नमक, हम लिख दे रहे हैं नमक या चीनी, वो किसका काम करेगी, विलेय। मतलब जो घुलता जाकर विलायक में, वो विलेय कहलाता है। ठीक है, और जो आपका पानी है वो विलायक का काम करते हैं, विलायक का काम कर रही है। अगर हम विलेय और विलायक की परिभाषा लिखें तो सीधा से बोले, जो बिलियन में विलेय की परिभाषा आप बता सकते हो। देखो जल्दी ले जाता हूँ, जो बिलियन में जो जिसकी कम मात्रा होती है, बिलियन में जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय कहलाता है, और बिलियन में जिसकी मात्रा अधिक होती है वो विलायक कहलाता है। मतलब अगर हम पानी हो उसकी मात्रा अधिक लेंगे, अगर मान लीजिए ये आपका गिलास है, इसमें मैंने पानी भर दिया 1 गिलास। अगर इसमें आपको माना कि इसमें आपको शरबत बनाना है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि 1 गिलास आपने पानी लिया और 1 गिलास ही शक्कर ले ली, तो कितना मीठा शरबत बन जाएगा, आपने सोचा कभी? तो जाहिर है थोड़ी शक्कर लेंगे, थोड़ी मात्रा। जैसे कि अगर तुमने 100 ग्राम पानी ले लिया तो ज़्यादा खूब लोगे शक्कर तो 10 ग्राम ले लो या 5 ग्राम ले लो, उसके अकॉर्डिंग शरबत बन जाएगा सही से। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मीठा हो जाएगा, तो ये बिलियन कहलाएगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं ये विलेय और विलायक, पानी की बिलियन में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है उसे विलाय कहेंगे, और जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहेंगे। ठीक है, फिर से एक बार,
बिलियन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहेंगे, और बिलियन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहेंगे। अच्छे से आप लोग कॉपी में नोट करते रहिए। ठीक। हाँ, इसमें एक चीज़ और जिक्र हुआ है बिलियन में, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो मिश्रण जो होता है आपका दो प्रकार का होता है, इसमें मिश्रण का जिक्र हुआ है। मिश्रण, तो मिश्रण आपका दो प्रकार का होता है। मिश्रण दो प्रकार का होता है, इसे इरेज कर रहा हूँ मैं। मिश्रण आपका दो प्रकार का होता है। जो मिश्रण है, अगली हेडिंग आप बना सकते हो उसके अंदर, मिश्रण। मिश्रण कैसा होता है? दो प्रकार का। मिश्रण दो प्रकार का होता है। पहला समांगी मिश्रण, और दूसरा विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण का डिफरेंस देखो। जो समांगी मिश्रण होता है, इसके प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है। हम बता सकते हैं शॉर्टकट में, इसके प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। समांगी मिश्रण कहलाता है। मिश्रण कहलाता है। एग्जाम्पल पे तौर बता सकते हैं, जैसे चीनी प्लस पानी। तो इस जो इनके देखो, चीनी प्लस पानी, जो पानी का मिश्रण होगा, तो ये तो इसके प्रत्येक भाग का संगठन एक ही समान हो जाएगा। तो इसके जो मिश्रण होगा ये समांगी मिश्रण होगा। ठीक है, जो चीनी और पानी का मिश्रण होगा, या इसमें नमक भी मिला सकते हैं। जैसे हम अगर बिलियन की जो अपने परिभाषा दी थी, इसका एग्जाम्पल बिल्कुल परफेक्ट है समांगी का। इसके प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। ठीक है, इतनी सी बात आपको बताना है। जैसे चीनी पानी में घुल जाती है तो पूरी तरह घुल जाती है। कई बच्चों ने सवाल किया है कि चीनी पानी में घुल जाती तो पानी की मात्रा बढ़ती क्यों नहीं। ऐसा कहें तो जल के अणुओं में जो जल होता है वो, उसमें कहीं ना कहीं एक रिक्त स्थान होता है, तो वे चीनी के अणुओं को उस रिक्त स्थान में अंदर ले लेती है। तो इस प्रकार से पानी की मात्रा का जो रहती है वही रहती है, ज़्यादा ऊपर नहीं जाती है। ठीक है, इस प्रकार से हम विषमांगी मिश्रण देख लेते हैं। अब उसका उल्टा बता दो, इसके प्रत्येक भाग का संगठन समान नहीं होता है। इसके प्रत्येक भाग का संगठन समान नहीं होता है। जैसे अगर हम बात करें पानी में तेल अगर डालते हैं, या बालू डाल दें, धूल डाल दें, तो कुछ समय तक उसे करें तो हो सकता है तुम्हें घुलती हुई दिखाई दे, लेकिन बाद में एक ऐसी स्थिति आ जाएगी वो नहीं घुलेगी। अलग अलग दोनों देखने को मिल जाएंगे। तो ये तुम्हारा हो जाएगा विषमांगी मिश्रण। तो याद रखना, इसका ठीक उल्टा कर दो। इसकी परिभाषा में क्या लिखना है, साथ साथ मेरे लिखिए, इसके प्रत्येक भाग का संगठन समान नहीं होता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे बालू या पानी का मिश्रण, या तेल या पानी का मिश्रण। एग्जाम्पल में ये आप लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद विलेय विलायक को बता ही दिया है। इसके बाद इसके अंदर और आता है विलयन, तनु विलयन और सांद्र विलयन। देखो, एक और विलयन आता है इसके अंदर, इससे भी थोड़ा समझ लें शॉर्टकट में। तनु विलयन और दूसरा है सांद्र विलयन। दोनों को समझ ले। तनु विलयन तो बता देना इसमें तनु विलयन क्या है। ऐसा विलयन जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो, ऐसा विलयन जिसमें विलायक की मात्रा अधिक हो। विलायक की मात्रा अधिक हो, सांद्र विलयन कहलाएगा। अरे तनु है ना, विलायक की मात्रा अधिक हो, तनु विलयन कहलाएगा। तनु विलयन, हाँ, तनु विलयन कहलाता है। ठीक है, तनु विलयन कहलाता है।
ठीक है। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो ऐसा बिलियन जिसमें तनु बिलियन से ज़्यादा विलय की मात्रा हो, ऐसा बिलियन जिसमें तनु बिलियन से विलय की मात्रा अधिक हो, मात्रा अधिक हो सांद्र कहलाएगा, सांद्र बिलियन कहलाएगा, कहलाता। इसमें आप बता सकते हो चाशनी, इसमें बता सकते हो शरबत, इसमें आप लिख सकते हो शरबत, इसमें बता सकते हो चाशनी। सीधा देसी एग्जाम्पल दो, ठीक है। कोई इसमें वो नहीं, पहले बात ऐसे प्रश्न एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते हैं। ये जो तुमने लिखे हैं ये मान चलिए 9th और 10th का लेवल भी नहीं, 8वीं का लेवल है। मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि आखिर बिलियन क्या चीज़ है, बस इससे ज़्यादा कुछ। लेकिन मैंने आप लोग कहेंगे हाँ सिलेबस कंप्लीट नहीं करा, तो मैं जल्दी जल्दी ये बता दे रहा हूँ। लेकिन जो चीज़ मैंने हेडिंग मैन जलवाई थी, पेपर वहीं से आएगा, ठीक है। चलते हैं, हो गया, चलते हैं, इरेज कर रहा हूँ मैं। आज के लिए इतना ही। कल मेरी दूसरी क्लास होगी कम से कम 1 घंटा 30 मिनट की, जिसमें मैं आधे से ज़्यादा लेसन ख़त्म कर दूंगा। कल की क्लास में ज़रूर बने रहिए, क्योंकि आज वो मैच है, ज़रा मैच ज़रूर देखूंगा जाकर, क्योंकि मैच देखना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। इसलिए मैं देखने जा रहा हूँ। कल की क्लास में बना रहिए। कल मैं 1 घंटा 30 मिनट पढ़ाऊँगा, जिससे आधा चैप्टर, लगभग आधे से ज़्यादा चैप्टर समाप्त कर दूंगा। जो हेडिंगें थी आधे से ज़्यादा निकल जाऊंगा। फिर आगे जो परसों पढ़ाने वाला हूँ, ये परसों आपको बिलियन चैप्टर कंप्लीट कर लूँगी। भले ही 2 घंटा क्यों ना मुझे पढ़ाना पड़े, लेकिन बिलियन चैप्टर परसों तक आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं, बाय बाय।